उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। 24 से 26 सितंबर तक चलेगा महोत्सव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की विभागीय अधिकारियों के साथ पेयजल विभाग की समीक्षा। कहा पेयजल योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया 15 नवंबर तक होगी पूरी। आपकी 2022 की तैयारी। 25 सितंबर से उत्तराखंड में रोजगार गारंटी यात्रा निकालेंगे आप नेता कर्नल अजय कोटिया। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर खाई में गिरी कार, 1 की मौत और 3 घायल। बीती रात गंगन नानी और डबरानी के बीच हुआ था हादसा। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवाएं। सरकार की दूरदर्शी सोच से राज्य के लोगों को मिलेगी सहूलियत। उत्तराखंड में नहीं थम रही बारिश, यात्रा मार्ग प्रभावित। अगले कुछ दिन तेज हो सकती है बारिश, ऐसी जताई जा रही आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और खबर देहरादून से है। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव में सोशल मीडिया को हथियार बनाएगी बीजेपी। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। दून में आज 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कार्यक्रम में शिरकत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई पदाधिकारियों ने की शिरकत। वहीं थोड़ी देर में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में कई राष्ट्रीय प्रवक्ता भी मौजूद रहेंगे। वहीं सोशल मीडिया प्रभारियों को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और IRDT ऑडिटोरियम सर्वे चौक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वंदे मातरम, भारत माता की तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। IRDT ऑडिटोरियम सर्वे चौक में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। देहरादून 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको। उत्तराखंड की खबरों में आगे चलेंगे, लेकिन इससे पहले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। गोरखपीठ, उससे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। नाथ संप्रदाय की जो अधिकृत सबसे बड़ी संस्था है योगी महासभा, या सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए हमारे खड़ दर्शन संप्रदाय, या भारत के अंदर के वे सभी संप्रदाय जो भारत और भारतीयता के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हैं, उन सब का जो विकास हो रहा है, हर प्रकार का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, भौतिक विकास के जिस नित्य नवीन प्रतिमान को छूने का प्रयास कर रहे हैं, यह अभिनंदनीय है। हम सबको उसके साथ जोड़ना चाहिए। हर सार्थक और अच्छे प्रयास के लिए हमारा समर्थन और सहयोग होना चाहिए। अच्छे प्रयास को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और गलत प्रयास कहीं से भी हो, कोई भी करे, उसको हतोत्साहित करना चाहिए, जिसके कारण राष्ट्र की सीमा बाधित होती हो। गोरखपीठ ने कभी अपने को एक उपासना विधि तक सीमित नहीं रखा। ये नहीं माना कि हम नाथ संप्रदाय के तो हमें केवल नाथ संप्रदाय की बात करनी है। गोरखपीठ ने कभी ये नहीं माना कि हम शैव परंपरा के तो शैव परंपरा को मानेंगे। नहीं, जो भारत के हित में होगा, भारत की आने वाली पीढ़ी के हित में होगा, गोरखपीठ उसका सदैव समर्थन करेगी, सदैव उसका अनुसरण भी करेगी। और इसीलिए 40 के दशक में बालिकाओं की शिक्षा, 50 के दशक में यहां पर तकनीकी शिक्षा, 60 के दशक में आयुष के और संस्कृत के लिए गोरखपीठ के द्वारा बड़े बड़े संस्थान स्थापित करना, ये उसी दशा में प्रयास, यानी पिछली सदी के वे प्रयास हैं जो एक धार्मिक पीठ अपने स्तर पर आगे बढ़ा सकती थी। और वह ही क्रम आज निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में
कोटि कोटि नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। अलग अलग स्थानों से हमारे पूज्य संतगण आए हैं, कोई हरिद्वार से, कोई अयोध्या से, कोई प्रयागराज से, कोई जूनागढ़ से, कोई रोहतक से, कोई काशी से। देश के अलग अलग कोने से पूज्य संतों का, श्रद्धालु जनों का यहां पर आगमन हुआ है। उन सबको मैं हृदय से गोरक्षपीठ की ओर से साधुवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास उनका गोरक्षपीठ पर है, वर्तमान की शासन व्यवस्था पर है, वह विश्वास उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम पूज्य योगी महाराज से। आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अमेरिका भी तुलसी की ताकत को पहचानता है। और इसके साथ ही उन्होंने योग दिवस का भी जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने आयुष का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आयुष एक ऐसी औषधि थी जिससे कई सारे लोग कोरोना जैसी विकट समस्या से बाहर आए और उनका इम्यून पावर बढ़ा है। अब चलते हैं खबरों की ओर। खबर लक्सर से है, जहां पर हुई महापंचायत की अब तक की ऐतिहासिक महापंचायत बताई जा रही है। महापंचायत में शिरकत करने आए किसान नेता राकेश भाकियू में एक बार फिर जान फूंक गए हैं और वहीं कई घरों में बैठे किसान संगठनों को भी एकजुट कर गए हैं। माना जा रहा है कि इन संगठनों की एकजुटता आने वाले समय में किसानों की ताकत को और बढ़ाएगी। लक्सर में हुई महापंचायत की सफलता से यूनियन का रुतबा भी फिर से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। एक वक्त था यूपी सरकार भी भाकियू के नाम से खौफ खाती थी, लेकिन यूनियन के संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु के बाद यूनियन में हुई अंतकलह से यूनियन कई हिस्सों में बंट गया और धीरे धीरे इसका दबदबा खत्म होने लगा। करीब 1.5 दशक से जनाधार खो रहे किसान संगठनों को किसान आंदोलन ने एक नई ताकत दी है। अब व्यापार होगा, रोटियों का व्यापार देश में होगा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने गुरुवार को दीवानी न्यायालय परिसर में फ्रंट ऑफिस का रिबन काटकर उद्घाटन किया। फ्रंट ऑफिस विधिक सेवाएं और विधिक राय वन सेंटर के तौर पर कार्य करेगा। फ्रंट ऑफिस की ओर से जरूरतमंद व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र, नोटिस आदि ड्राफ्ट करने के साथ ही अन्य विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। फ्रंट ऑफिस से गरीब लोगों को आसानी से न्याय मिलने की भी बात कही गई है। आज लॉर्डशिप ने माननीय मनोज तिवारी जी ने फ्रंट ऑफिस का उद्घाटन किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में स्थापित किया गया है और ये बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ द सिविल कोर्ट है। फ्रंट ऑफिस का स्थापित करने का उद्देश्य ये है कि लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता मिले और जो लोग अनपढ़ हैं, जो अपनी पिटीशंस वगैरह अपनी एप्लीकेशन ड्राफ्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे फ्रंट ऑफिस में जो नियुक्त पीएलवी हैं, रिटेनर अधिवक्ता हैं, वो ड्राफ्ट करेंगे और अन्य किसी भी प्रकार की जो भी सहायता विधिक से संबंधित होगी और विधिक के अलावा भी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाओं के फॉर्म है वो सब भी भरने में मदद की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अब कुछ ही समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार करने में जुट गई हैं। प्रचार प्रसार शुरू होते ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच अभद्र भाषा और पोस्टर फाड़ने की राजनीति भी शुरू हो गई है। पार्टी नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगाने में नहीं चूक रहे हैं। यूकेडी के कोषाध्यक्ष मोहन काला ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को गुंडों की संज्ञा तक दे डाली। मोहन काला ने आरोप लगाया है कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के पाबो ब्लॉक में हुई आम आदमी पार्टी की रैली में आप कार्यकर्ताओं ने यूकेडी के पोस्टर फाड़ डाले। गुस्साए मोहन काला अब कर्नल अजय कोडियाल सहित तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कह रहे हैं। कल पाबो में जो श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत आता है, आम आदमी पार्टी की जनसभा थी, जनसम्मेलन था
और उससे पूर्व रात्रि के समय जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया उत्तराखंड क्रांति दल के पोस्टर्स और फ्लैक्सेस को, मोहन काला के पोस्टर्स और फ्लैक्सेस को, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह काम उत्तराखंड में जो किया गया है वो बाहर के तत्वों द्वारा किया गया है। आम आदमी पार्टी के जो बाहर के तत्व जो आए हुए थे, जो विध्वंसकारी तत्व आए हुए थे, उनके द्वारा किया गया है। भगवान भाई नमस्कार। आपने हमसे सवाल किया है कि हमने पावों में मोहन काला जी के पोस्टर फाड़े और मैंने उनकी देखी वीडियो, इतनी मतलब गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए। उनको मैं बड़े भाई सम्मान का मानता हूँ, उनका आदर करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। और इस तरह के बात करना ठीक नहीं है कि गुंडे लोग आए थे, उत्पत्ति लोग आए थे, बाहर के लोग आए थे। आम आदमी पार्टी की बहुत ऊंची विचारधारा है, इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान नहीं देती हो। और आपके संज्ञान में बात डाल दूं कि धन सिंह रावत जी की रैली थी 17 तारीख को, तो वहां पे देखिए आप, उनकी झंडियां लगी अभी तक भी। कुमाऊं विश्वविद्यालय उन्नत भारत अभियान की टीम द्वारा गोद लिए गए ग्राम सौड का भ्रमण किया गया। टीम द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय सौड में कोरोना जागरूकता पर्यावरण संरक्षण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर ललित तिवारी द्वारा विद्यार्थियों को मानव मूल्यों, कोरोना जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डालते हुए पॉलीथीन के दुष्प्रभाव और पौधों के महत्व को विषय में बताया। डॉक्टर दीपाक्षी जोशी ने विद्यार्थियों को बताया कि अधिकारी के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। विद्यालय में विद्यार्थियों के सहयोग से देवदार, सहतूत, तेजपत्ता और अखरोट के पौधे भी रोपित किए गए। उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत टीम द्वारा ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया और भविष्य में इन्हें दूर करने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्नत भारत अभियान कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के अंतर्गत ग्राम सौड़ में आज हमने हमारी टीम द्वारा विजिट किया गया। इसके अंतर्गत राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज सौड़ में हमारी टीम द्वारा एक ड्राइंग कंपटीशन कराया गया था, जिसमें कि बच्चों ने 2 थीम्स पे पर्यावरण संरक्षण तथा कोविड के तहत कोविड जागरूकता अभियान के तहत ड्राइंग बनाई, जिसमें बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार दिए गए। प्रोफेसर ललित तिवारी जी द्वारा बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, कोविड जागरूकता अभियान तथा इनके अंतर्गत अवगत कराया गया। पूरी टीम के द्वारा बच्चों को अवगत कराया गया। खबर लक्सर से है, जहां केविडेंस टायर इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों ने फैक्ट्री गेट पर हड़ताल और प्रदर्शन शुरू कर दिया। बता दें कि फैक्ट्री प्रबंधन और श्रमिकों के बीच हर 3 साल पर होने वाले समझौते से श्रमिक असंतुष्ट हैं। हरिद्वार उप श्रमायुक्त कोर्ट में विवाद चल रहा था। वहीं उप श्रमायुक्त कोर्ट ने फैक्ट्री प्रबंधन के पक्ष में निर्णय दिया। श्रमिकों का आरोप है कि श्रम मंत्री ने उप श्रमायुक्त पर दबाव डालकर गलत फैसला कराया है। विकासखंड कीर्तिनगर के मलेथा, रानीहाट, देवली और नैथाना में पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने रेल परियोजना प्रभावितों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें समस्याओं और अनुबंधों पर चर्चा की गई। आयोजित बैठक में मंत्री ने कहा कि यदि 30 सितंबर तक परियोजना के निर्माण कार्यों में लगी कंपनी प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ ही अनुबंधों में किए गए वादों को पूरा नहीं करती है तो 2 अक्टूबर से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निर्माण कार्य बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने रेल विकास निगम और परियोजना के निर्माण कार्यों में लगी एजेंसियों को 30 सितंबर तक समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की है। आप लोग अगर नौकरी करना चाहते तो नौकरी करो। के लोग जो हैं पिछले 1 साल से रेलवे प्रशासन की इन कारगुजारियों के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। जवाब दो यात्रा हमने की, लेकिन न केंद्र सरकार की तरफ से, न राज्य सरकार की तरफ से, न रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई जनता को सकारात्मक रूप नहीं मिला।
और आज स्थिति ये आ गई है कि जिनकी जमीन गई है वो दर दर भटक रहे हैं, उनके बच्चे नौकरी नहीं लग रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, न ठेके मिल रहे हैं, न इनकी गाड़ियां लग रही हैं। तो इस हालात में हमने 30 सितंबर का नोटिस दिया था सरकार को कि अगर इन तमाम समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो 2 अक्टूबर से कांग्रेस पार्टी ऋषिकेश से लेकर के कर्णप्रयाग तक जहाँ जहाँ रेलवे का काम चल रहा है वहाँ पर इनका काम बंद कराएंगे। रेलवे की हमें जो थी, हमें मतलब अपना रोजगार चाहिए, वो चाहिए। हम रोजगार लेने के लिए गए वहाँ, मैं सीलिंग खड़ी करने गया, वहाँ ये लोग जो उसमें बैठे हुए थे, इन्होंने हमें बोला कि भाई वहाँ एक सीलिंग लगानी है और रोजगार मांगने के लिए जा रहे हैं अपने लिए। कोई गाड़ी लगेगी, गाड़ियाँ सब बाहर की हैं, 2-4 आदमी भी यहाँ गाड़ियाँ लगी और हमारा कुछ नहीं है। न हमारे लड़के बेरोजगार हैं, किसी के लिए कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे पे उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। केदारनाथ धाम में लगातार दूसरे दिन भी बारिश जारी है। धाम की चोटियों पर एक बार फिर से ताज़ा बर्फबारी भी हुई है। धाम में ठंड भी अत्यधिक बढ़ गई है। बारिश और ठंड के बावजूद भी धाम में यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी 3642 तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में लगातार बारिश है और बारिश के अलावा धाम की चोटियों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। धाम में लगातार हो रही बारिश के कारण धाम में चलने वाले द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य में भी प्रभावित हो रहा है और धाम की चोटियों पर सीजन की तीसरी बर्फबारी हो गई है। बर्फबारी और बारिश के बाद धाम में ठंड भी बढ़ गई है। ठंड और बर्फबारी के बीच यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तरफ से इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं, जगह जगह टॉयलेट्स की, पेयजल की, रहने की, खाने की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और इसके अतिरिक्त जो पुलिस के द्वारा व्यवस्थाएं हैं वो भी लगातार जारी हैं। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। दून में आज अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। 24 से 26 सितंबर तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव। उत्तराखंड के सेबों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाए जाने को लेकर ये महोत्सव मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है और अब से कुछ देर बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। तो आपको खबर देहरादून से बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव आज और सेब महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। रेजर ग्राउंड देहरादून में सेब महोत्सव का आयोजन किया गया है। दून में आज अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया है। चौबीस से 26 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव चलेगा। उत्तराखंड के सेबों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना है। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में सेबों का पहचान दिलाई जाए। 24 से 26 सितंबर तक ये महोत्सव चलेगा। उत्तराखंड विद्युत कर्मचारी अधिकारी अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा संगठन के प्रदेश महासचिव प्रभुनाथ सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार ने जो पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही थी उन्हें समाप्त कर विद्युत कर्मियों का हक छीना है। साथ ही 7वें वेतनमान में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो वहीं सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए अभी तक संविदा कर्मचारियों का अनियमितीकरण नहीं किया गया है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है जब तक उनकी मांगों पर राज्य सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो वह 25 सितंबर से विद्युत आपूर्ति ठप करने पर बाध्य होंगे। हमारी पुरानी मांगे हैं जो हमें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा जो सुविधाएं हमें दी गई थी
वो सुविधाएं हमें प्राप्त नहीं हो रही है, वो सुविधाएं हमें से छीन ली गई है। उन्हीं समस्याओं को लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं। 14 सूत्रीय हमारी मांग पत्र है जिस पर समझौता हुआ था। मुख्य मांग जो है 955 है, उपनल संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का है। यदि नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है तो समान कार्य समान वेतनमान दे दिया जाए, जो कि माननीय न्यायालय ने दिशा निर्देश दिया है। उस मांग को हम लेकर के आंदोलनरत हैं। मांगे नहीं मानी गई तो 23 तारीख को आज मुख्यालय पर जो है धरना प्रदर्शन है, फिर 25 को मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन है और 6 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां एसडीएम वैभव गुप्ता ने, और इसी बीच लक्सर से खबर आ रही है, पुलिस ने तमंचे के साथ 2 को किया गिरफ्तार। लक्सर से आपको खबर बता रहे हैं, तमंचे को लहराकर उत्पात मचाते किया गिरफ्तार। लक्सर से आपको खबर बता रहे हैं, दोनों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। दोनों तमंचेधारी को जेल भेजा गया है। पुलिस ने तमंचे के साथ 2 को गिरफ्तार किया है। खबर लक्सर से बता रहे हैं आपको, तमंचे को लहराकर उत्पात मचाते गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है और दोनों तमंचेधारी जेल भेज दिए गए हैं। लक्सर से आपको खबर बता रहे हैं, पुलिस ने तमंचे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और खबर लक्सर से बता रहे थे आपको, जहां एसडीएम वैभव गुप्ता ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि एसडीएम ने पंचवली के पुरवाला गांव निकट बाढ़ गंगा नदी घाट पर छापा मार कर खनन कर रहे 2 जेसीबी और 7 ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी है। बताया जा रहा है कि छापा मारकर कार्रवाई के दौरान खनन माफिया वाहनों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पकड़े गए सभी खनन वाहनों को लक्सर तहसील परिसर से ले जाकर सीज कर दिया गया और एसडीएम ने बताया है कि 2 जेसीबी पर खनन अधिनियम में 4 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बाकी खनन वाहनों पर भी जुर्माना किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। की अलियनपुर क्षेत्र में वहाँ पर अवैध खनन और अवैध परिवहन किया जा रहा है खनिज का, तो उसमें वहाँ पर दबिश दी गई, तो वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ अवैध परिवहन करते हुए मिली, तो 7 जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं वो अवैध परिवहन करते पाई गई, उनको सीज कर दिया गया है और साथ ही 2 जेसीबी भी सीज कर दी गई। और इसी बीच देहरादून से खबर आ रही है, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे सचिवालय। सचिवालय में जारी है कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। देहरादून से खबर बता रहे हैं, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे हैं और इसी खबर को लेकर के हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, सीएम धामी की ये पहली कैबिनेट बैठक है, क्या कुछ बैठक में प्रस्ताव और क्या कुछ बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं और किन विषयों पर चर्चा की जा सकती है? देखिए, वंदना, इस वक्त सचिवालय में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में पहुंच चुके हैं और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीबन 1 दर्जन से अधिक के जो प्रस्ताव हैं वो इस कैबिनेट बैठक के समक्ष लाए गए हैं। जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि पुनर्वास नीति जो आपदा की जो पुनर्वास नीति है उसमें सरकार संशोधन कर सकती है, तो ये प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।
इसके अलावा कर्मचारी के डीए को लेकर के एक प्रस्ताव संभवतः इस कैबिनेट बैठक में आ सकता है, तो उसको भी हरी झंडी मिलने की संभावना है। वरना इसके साथ ही साथ कई अन्य विषय भी हैं, चाहे वो मतलब कर्मचारी से जुड़ा हो या अन्य विभागों से जुड़ा हो, तो विभिन्न जो प्रस्ताव हैं वो भी कैबिनेट बैठक में चर्चा की जा रही है। काफी विस्तृत जानकारी कैबिनेट समाप्त होने के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल की तरफ से मीडिया को दी जाएगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त सचिवालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। जी अंकित, पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर यहाँ पर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। देहरादून से खबर बता रहे हैं, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है आज, और पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे हैं और बैठक अभी जारी है। बैठक के बाद किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, इस बात की जानकारी मिलेगी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।